तो कंटिन्यू करते हैं इस मैसिव रिकैप जर्नी को, जहां तुम मेरे साथ डूम्सडे से पहले आई एमसीयू की सारी मूवीज को रिविजिट करोगे, वो भी बस कुछ ही मिनटों में। तो आज की मूवी है वो जिसने सबके दिमाग के पुर्जे ढीले करके रख दिए थे, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। कहानी शुरू होती है वॉशिंगटन डीसी से, जहां अपना स्टीव भैया सुबह सुबह सड़कों पर दौड़कर पसीना बहा रहा था। वहीं उसे मिलता है सैम विल्सन, जो एक एक्स मिलिट्री बंदा है। स्टीव साला इतनी तेजी से दौड़ता है कि हर चक्कर में बेचारे सैम को ऑन योर लेफ्ट बोलकर उसकी जी जला देता है। सैम को समझ आ जाता है कि इस सुपर सोल्जर से रेस लगाना मतलब अपनी बेइज्जती करवाना है। तभी अपनी नताशा ब्लैक विडो एक कड़क और महंगी गाड़ी में आती है और स्टीव को एक जरूरी मिशन पर ले जाने के लिए उठाती है। एक जहाज लेमोरियन स्टार को कुछ रशियन लुटेरों ने हाईजैक कर लिया है और शील्ड के कुछ लोगों को बंधक बना लिया है। स्टीव वहाँ पर बिना पैराशूट के कूदता है, एकदम बेखौफ, और सबको अपनी शील्ड से पेलना शुरू कर देता है। पर साला असली कांड तब होता है जब स्टीव देखता है कि नताशा वहाँ पर गुंडे नहीं मार रही, बल्कि निक फ्यूरी के पर्सनल ऑर्डर पर डेटा चोरी करने में बिजी है। स्टीव को ये दोगलापन और सीक्रेट वाला काम रत्ती भर भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो पुराना और उसूलों वाला बंदा है। स्टीव सीधे जाता है निक फ्यूरी के पास में और उसकी कायदे से क्लास लगाता है। फ्यूरी उसे शांत करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और विशाल प्रोजेक्ट इनसाइड दिखाता है। इसमें 3 बड़े बड़े हेली कैरियर्स हैं, जो आसमान से ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपराधी को उसके अपराध करने से पहले ही ट्रैक करके उसकी जी मार देंगे। स्टीव साफ बोलता है कि भाई ये सुरक्षा नहीं है, ये तो दहशत है। इधर निक फ्यूरी को भी दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि वो डेटा जो नताशा लाई थी उसे वो खुद भी डिकोड नहीं कर पा रहा था। उसे शक होता है कि शील्ड के अंदर कोई बहुत ही बड़ा गद्दार बैठा है। जैसे ही फ्यूरी उसकी छानबीन के लिए निकलता है, उस पर बीच सड़क पर भयानक जानलेवा हमला हो जाता है। तभी एंट्री होती है इस पूरे मूवी के सबसे खूंखार और जानलेवा विलन द विंटर सोल्जर की। ये साला लोहे के हाथ वाला किलिंग मशीन है। ये फ्यूरी की बख्तरबंद गाड़ी के नीचे एक मैग्नेटिक बम को चिपका देता है और उसे हवा में उड़ाने की पूरी कोशिश करता है। फ्यूरी किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर स्टीव के घर पहुंचता है और उसे एक यूएसबी पेन ड्राइव देता है और साफ साफ चेतावनी देता है कि भाई अब किसी पर भी भरोसा मत करना। तभी विंटर सोल्जर खिड़की से स्नाइपर चलाता है और फ्यूरी को सरेआम ढेर कर देता है। अस्पताल में डॉक्टर फ्यूरी को मरा हुआ घोषित कर देते हैं और इससे सबका दिल बैठ जाता है। अगले ही दिन शील्ड का सबसे बड़ा बॉस अलेक्जेंडर पियर्स स्टीव को अपने दफ्तर में बुलाकर पूछताछ करता है। स्टीव उसे कुछ भी नहीं बताता तो पियर्स को मिर्ची लग जाती है और वो स्टीव को भगोड़ा और दुश्मन घोषित कर देता है। अब आता है सिनेमा के इतिहास का वो फाड़ू और आइकॉनिक सीन, लिफ्ट फाइट। स्टीव जैसे ही लिफ्ट में घुसता है, वहाँ पर पहले से 10 से 12 हट्टे कट्टे एजेंट्स उसे पकड़ने के लिए खड़े होते हैं। स्टीव समझ जाता है कि गेम बजने वाला है। वो पूछता है क्या शुरू करने से पहले कोई भी बाहर जाना चाहता है, और फिर शुरू होती है धुलाई। स्टीव अकेले ही उन सबकी लिफ्ट में ही चटनी बना देता है और 20वीं मंजिल से कूदकर अपने शील्ड के दम पर भाग निकलता है। अब स्टीव और नताशा एक टीम बनाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी है। वो उस यूएसबी का सच ढूंढने के लिए उसी पुराने मिलिट्री कैंप में पहुंचते हैं, जहां पर स्टीव ने अपनी जवानी में ट्रेनिंग ली थी। वहां उन्हें एक गुप्त अंडरग्राउंड बेस मिलता है, जहां पर हजारों पुराने कंप्यूटर्स चल रहे हैं। वहाँ उन्हें मिलता है डॉक्टर जोला का दिमाग, जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जिंदा है। वो एक ऐसा बम फोड़ता है कि सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हाइड्रा कभी मरा ही नहीं था। वो साले शील्ड के अंदर दीमक की तरह पिछले 70 सालों से पल रहे थे। उन्होंने ही टोनी स्टार्क के बाप को मरवाया और दुनिया के सारे बड़े कांड और दंगे करवाए। तभी वहाँ पर पियर्स एक मिसाइल फिकवा देता है ताकि सच वहीं दफन हो जाए। पर स्टीव अपनी शील्ड के नीचे नताशा को दबाकर मलबे से जिंदा बच निकलता है। अब ये दोनों मदद के लिए सैम विल्सन के पास में जाते हैं, जिसके पास में एक सीक्रेट उड़ने वाला सूट द फैल्कन है। अब ये तिकड़े मिलकर पियर्स के एक चमचे एजेंट सिटवेल को उठाती है और उसे छत से फेंकने की धमकी देकर उससे पूरा सच उगलवाती है। पता चलता है कि प्रोजेक्ट इनसाइड का असली मकसद उन लाखों लोगों को एक झटके में मारना है जो हाइड्रा के रास्ते में कांटा बन सकते हैं। तभी हाईवे पर फिर से विंटर सोल्जर अपनी टीम के साथ में हमला बोल देता है। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ पर गोलियां, बम और शील्ड का ऐसा गदर खेल चलता है कि मजा आ जाए। स्टीव और विंटर सोल्जर के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। वो एकदम रोंगटे खड़े कर देता है। स्टीव जैसे ही हाथापाई के बीच में विंटर सोल्जर का मास्क हटाता है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। वो साला कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का सबसे पक्का और जिगरी यार बकी बार्न्स था, जिसे स्टीव ने 70 साल पहले अपनी आंखों के सामने ट्रेन से गिरते देखा था। बकी जिंदा है, पर हाइड्रा ने उसका इतना गंदा ब्रेन वॉश किया है कि वो अपने भाई जैसे दोस्त को भी पहचान नहीं पा रहा। स्टीव, नताशा और सैम को हाइड्रा के लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, पर मारिया हिल वेश बदलकर उन्हें छुड़ा लेती है। और यहाँ पर मिलता है सबसे बड़ा झटका कि निक फ्यूरी भी अभी जिंदा है। उसने बस दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए अपनी धड़कनें रोकने वाली दवा ले ली थी। अब ये सब मिलकर एक आखिरी मास्टर प्लान बनाते हैं कि उन तीनों हेली कैरियर्स के अंदर घुसकर उनकी कंट्रोल चिप्स को बदलनी है, ताकि वो ऊपर जाकर एक दूसरे को ही उड़ा दे। फाइनल क्लाइमैक्स शुरू होता है। सैम आसमान में ही तबाही मचाता है। नताशा पियर्स के ऑफिस में घुसकर उसकी वाट लगा देती है। स्टीव हेली कैरियर्स में चिप लगा देता है, पर वहाँ पर उसका सामना फिर से बकी से होता है। स्टीव उसे मारना नहीं चाहता। वो अपनी शील्ड को नीचे फेंक देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे
साथ हूँ अंत तक। हेलिकॉप्टर्स आपस में टकराकर आग का गोला बन जाते हैं। बकी को पुरानी यादें आती हैं और वो स्टीव को डूबने से बचाकर किनारे पर छोड़ देता है। मूवी के एंड में शील्ड और हाइड्रा दोनों खत्म हो जाते हैं। निक फ्यूरी गायब हो जाता है और स्टीव सैम अब बकी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें लोकी की छड़ी के साथ में क्विकसिल्वर और स्कारलेट विच की पहली झलक देखने को मिलती है और इनका सीधा एनकाउंटर होगा अब एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। मिलते हैं अगली मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में, जहां पर हम अंतरिक्ष के लुटेरों की जी मारेंगे। सब्सक्राइब, टाटा, बाय बाय।